हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो दोस्तों 20 से 30 साल के बाद इतना बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिला है। और मैंने काफी लोगों से चर्चा की थी इस बारे में कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो कभी हो पाएगी या फिर ये खाली एक बात का ही विषय रह जाएगा, जैसे एक कंट्री ने एक को धमकाया और दूसरी कंट्री ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ धमकाया। तो मैंने काफी लोगों से चर्चा की थी और उसके बाद मुझे अ, हर जगह से यही जवाब मिला कि बहुत ही मुश्किल है। और जवाब भी काफी हद तक सही था, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक कंट्री काफी स्टेबल है और काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। और वेपन्स भी बहुत खतरनाक हैं एक कंट्री और दूसरी कंट्री के पास। अब जैसे रशिया और बात करते हैं रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की, तो यहाँ पर रशिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, पर यूक्रेन एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं है। और ये लड़ाई का वॉर का मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों रशिया काफी इनसिक्योर हो गया था जब यूक्रेन प्रो अमेरिकन या फिर प्रो नेटो हो रहा था। नेटो अगर आप जानते हो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नेटो कहा जाता है। और रशिया यहाँ पर काफी इनसिक्योर हो गया था इसको लेके, जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन को काफी बार धमकाया था कि अगर आप प्रो यूएसए होंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और यूक्रेन प्रो अमेरिका प्रो नेटो हो रहा था, जिसकी वजह से काफी एग्रेशन उसको फेस करना पड़ रहा था रशिया के द्वारा। और इस बीच रशिया ने यूक्रेन के ही तीन हिस्से कर लिए थे, तीन कंट्री सेपरेट बना ली थी। और उसके बाद लग रहा था कि शायद व्लादिमीर पुतिन अब रुक जाएं, पर उसके बाद उनका एग्रेशन और बढ़ गया, क्योंकि नेटो की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। एक तरीके से कह सकते हैं नेटो ने यूक्रेन को छोड़ दिया। नेटो ने यूक्रेन, जिसकी वजह से आज वॉर की स्थिति पे है, एक कगार पे है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे हाथ है रशिया। रशिया तो खैर है ही, मेन रीजन तो रशिया ही है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है नेटो, और जो तीसरा है यूएसए। तो यूएसए, इतिहास में यूएसए के कारण बहुत वॉर हुई है, बहुत वॉर आगे होने वाली है, ये भी उसी का एक कारण कह सकते हैं। जो मेजर जो कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो वो एक तरीके से वॉर का कारण भी बनती है। ऐसे ही यूएसए और रशिया जो है, अब ये जो वॉर है, क्या ये वॉर केवल रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर है? तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल साफ शब्दों में है नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का वक्त है। हर चीज ग्लोबलाइज्ड है, एक दूसरे से हम बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक जगह पे किसी चीज की स्कार्सिटी हो जाती है तो उसका अफेक्ट दूसरी जगह पे भी पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे ऑयल या फिर नेचुरल गैस जो है, रशिया और यूक्रेन काफी सप्लाई करते हैं, अगर वहां पर नेचुरल गैस की तंगी हो गई या फिर एक तरीके से बंद हो गई कुछ समय के लिए प्लांट्स में, या फिर कहीं पर अटैक हो गया, जो रशिया कर ही रहा है, बहुत भारी बॉम्बिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से पूरे एशिया और यूरोप और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम देखेंगे आने वाले समय में कि स्टॉक मार्केट्स बड़े बड़े देशों की क्रैश कर जाएगी। क्राइसिस आएगा, बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि 20 से 30 सालों में ऐसी कभी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि इतना खतरनाक एग्रेशन कोई एक कंट्री जो न्यूक्लियर आर्म्ड है वो किसी दूसरी कंट्री पे दिखाए जो न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, कि लड़ाई के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को ही जिम्मेदार हम कह सकते हैं? तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि केवल व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं है उनकी भी कहीं कोई गलतियां हैं। पर वहीं पर देखा जाए तो यूएसए है जो एक सपोर्ट कर सकता था, एक बेस बना सकता था यूक्रेन के लिए, पर अब वो पीछे हट गए हैं। और जो बाइडन, जो कि मैं कहूंगा, मेरे को पर्सनली ये लगता है कि वो इतिहास के सबसे कमजोर अमेरिकन प्रेसिडेंट है। और उनकी अप्रूवल रेटिंग आज के समय है 40% से भी नीचे, क्योंकि अफगानिस्तान उनके हाथ से गया। और अगर यूक्रेन में भी उनका कुछ दबदबा नहीं बना, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग और गिर सकती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनकी अप्रूवल रेटिंग भी गिरेगी। जो कट्टर डेमोक्रेट्स हैं वही केवल उनका सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं, जैसे अगर यूक्रेन रशिया को पीछे खदेड़ने में कामयाब रहा, यानी कि जैसे एक एग्जांपल, यूक्रेन ने मान लेते हैं कि रशिया को पीछे खदेड़ दिया या फिर अपने बॉर्डर के पास पीछे कर दिया, तो रशिया क्या करेगा आगे? रशिया के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन है इनफैक्ट। अब तो उनसे भी अटैक हो सकता है आगे, एग्रेशन शायद घूम फिर के कहीं ना कहीं जो
यूके है और यूरोप है और अमेरिका है, उसको भी झेलना पड़े रशियन एग्रेशन। एक समय के लिए वर्ल्ड वॉर 3 जैसी अ, जो वॉर है उसकी भी आशंका कहीं ना कहीं बन सकती है और बहुत हाई चांसेस हैं इसके। इससे कहीं ना कहीं पूरा जो एरिया है वो डिस्टेबलाइज हो गया है और हर जगह इकोनॉमिक क्राइसिस आपको आने वाले समय में 100% देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो बहुत साल बाद भी दिख सकता है। तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? तो ऑयल प्राइस, जैसे यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू मूडीज, जैसे ही रशिया और यूक्रेन के टेंशन बढ़े थे, बॉर्डर टेंशन बढ़े थे, तो ऑयल प्राइस काफी बढ़ गया था और रशिया की जो इकोनॉमिक सॉरी शेयर मार्केट है वो भी काफी नीचे गिर गई थी। और साथ ही साथ बहुत सारे देशों की, कल ही या फिर परसों ही मैं जब अपना एक वीडियो बना रहा था तो वहां पर एक न्यूज देखी मैंने कि रशिया ने जब 3 नेशन अलग कर लिए थे तो उस समय जो हमारी स्टॉक मार्केट थी वो भी काफी नीचे क्रैश कर गई थी। और आज फिर वही स्थिति है, वॉर है, और वॉर के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आता ही है, हर बार आया है और इस बार भी कुछ नया नहीं होगा, वही क्राइसिस आएगा और जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इंडिया के लिए भी काफी बड़ी मुश्किल घड़ी का समय है, क्योंकि एक तो हमें अपने इंडियन जो वहां पर एनआरआईज हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पर यूक्रेन में जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी वापस लाना है, और दूसरा हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। तो हमारा जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार है कि रशिया हमारा काफी अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा पार्टनर भी रहा है हिस्ट्री में। यूएसएसआर ने हमारी काफी अचीवमेंट्स में मदद की है और रशिया आज भी हमारे साथ काफी सपोर्ट कंपेटिबल पार्टनर रहा है हमारा। और वहीं दूसरी तरफ यूएसए जो चाइना को compete करने में कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहा है। और हो सकता है दोस्तों इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चाइना पे पड़े, क्योंकि चाइना भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और उसके आसपास भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो न्यूक्लियर वेपन जिनके पास नहीं है, तो वो भी अपना एग्रेशन बढ़ा सकता है उन कंट्रीज के ऊपर। तो देखना ये है कि क्या होगा आगे और कितना बड़ा क्राइसिस आएगा, क्या ये वॉर केवल एक सिंपल वॉर रहेगी या फिर एक न्यूक्लियर वॉर रहेगी। आई होप सब ठीक हो और यूक्रेन और रशिया में जितने भी लोग कैजुअलिटी को प्राप्त होंगे उनके लिए मेरी काफी सांत्वना है। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। टिल देन सी यू। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर लिखें अपने अपने विचार कि क्या रशिया को रुक जाना चाहिए या फिर रशिया को वॉर लड़नी चाहिए, और साथ ही साथ क्या इंडिया को रशिया का सपोर्ट करना चाहिए या फिर इंडिया को रशिया के अपोज होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।